हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में और हम लोगों ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि जब 1990 के दशक में बेसिकली कंप्यूटर और उसकी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क के जरिए जब बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो गई, उसी समय एक नया एक्ट लाया गया। उस समय क्या किया गया, कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन यदि कंप्यूटर या नेटवर्क के जरिए निकाला जाता है, यदि किसी भी क्लाउड में या सरकारी वेबसाइट में प्रकाशित किया जाता है, तो उसे एक ऑफिशियल पब्लिकेशन माना जाएगा। ठीक है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद हमने कुछ अदर प्रोविजन देखे थे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी के इशू के बारे में। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम मेनली आईटी एक्ट से रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं उसको डील करेंगे। और कल अर्ली इन द मॉर्निंग, आज बेसिकली मैं लेट नाइट रिकॉर्ड करूंगा और अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 से 9 o'clock, लेट्स से मैं 9 o'clock का टाइमर सेट कर दूंगा और 9 o'clock में वीडियो पब्लिश हो जाएगा, जिसमें अदर प्रोविजंस जैसे कि बहुत सारे आईटी एक्ट में कुछ बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे कि एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है और उससे रिलेटेड एक सर्ट है, CERT बॉडी बनाई गई है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये सब बॉडी का जिक्र किया गया है। और कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस प्रोविजंस भी बचेंगे, वो कल सुबह हो जाएगा। कल शाम को मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा विच वुड बी अबाउट द लास्ट टॉपिक जो यहां पर इस पूरे के पूरे इंडियन लॉ में पेपर 7 में है, वो रहेगा करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988। उससे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारे सारे इंडिया के जो कानून हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग इनटू दिस टॉपिक, आज मैं एक छोटा सा दूसरे टॉपिक में आपसे बात करना चाहूंगा। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे मैं कंटेंट से रिलेटेड बहुत कम बात करता हूं। मुझे लगता है कि यदि कोई स्टेट पीएससी, यूपीएससी इस तरीके के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बहुत ही मैच्योर पर्सन मानता होगा, और नहीं भी मानता है तो ये जो जर्नी है ये आपको इतने तरीके के सब्जेक्ट से एक्सपोज करती है, इतने तरीके की नॉलेज से एक्सपोज करती है, तो इससे आप मैच्योर हो जाते हो। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए रहते हो से जब आप प्रिपरेशन एग्जिट करते हो, तो आप एक बहुत मैच्योर पर्सन बन जाते हो, बहुत बेटर पर्सन बन जाते हो। तो मैं नॉर्मली इस टॉपिक पे मैं समझता हूं कोई भी अन्य बातें कंटेंट के अलावा बात करना, मैं आपको एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटर यदि मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो कहीं मैं आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं कंटेंट पर ही फोकस करता हूं। बट आज मैंने एक पोस्ट भी डाला था, वो पोस्ट है, आज 31 मई है और आज है नो टोबैको डे। तो एक छोटा सा बात मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि हम एक बहुत ही टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, और पर्टिकुलरली पीएससी में यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। देखो, प्रेशर सिलेबस का रहता है यार, सिलेबस छोटा तो है नहीं। अब आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग अभी 2 महीने से कर रहे हैं, हम लोग 2 पेपर भी खत्म नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सिलेबस तो भैया बहुत बड़ा है। उसके बाद वहीं आपने देखा होगा आपके साथ वाले लोग, कई के बच्चे हो गए, कई अच्छे अच्छे बिजनेस में कर लिए, कोई कॉर्पोरेट जॉब में सेटल हो गया, तो सारे के सारे जो फ्रेंड हैं वो सेटल होते जा रहे हैं। और वहीं आप लोगों को पर्टिकुलरली लगता होगा भाई मेरा तो प्री नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि प्री निकल गया, मेंस में फंसे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है जिंदगी में, और यहीं से स्टार्ट होता है एक डिप्रेशन, और यहां से हम बहुत गलत चीजों में पुल आउट हो जाते हैं। और वन ऑफ द थिंग्स दैट वी गेट पुल्ड आउट इन दिस एज इज टोबैको। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज नॉट समथिंग जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। जब आप कभी भी किसी ब्यूरोक्रेट से आज के बाद मिलिएगा, आप उनके ऊपर देखिएगा कितना प्रेशर रहता है। प्रेशर किस चीज का रहता है? काम का, पॉलिटिशियन का प्रेशर, बहुत तरीके के प्रेशर रहते हैं। अब उन लोगों के सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करके रखिएगा, सोच के देखिएगा, यदि मैं अपनी पढ़ाई का प्रेशर आज की डेट में मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो जब मैं उस पोस्ट में पहुंच जाता हूं तो मैं कैसे प्रेशर झेलूंगा। तो बेसिकली ये जो एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात नहीं होती है। सिलेबस को इतना बड़ा इसलिए भी बनाया गया है, मेरा ये पर्सनल मानना है, कि ये आपके स्ट्रेस को चेक करता है। इतने पैटर्न्स बनाए गए हैं, 3-3 एग्जाम क्यों है? सबसे पहले प्री,
फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये साइकिल साल भर चलती है। ये क्यों बनाई गई है ऐसा? क्योंकि ये परसिवरेंस देख रहा है आप लोगों का। क्या आप इतने प्रेशर में सरवाइव कर पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह क्रम्बल डाउन कर जा रहे हो? तो यही चीज जो है ये इस एग्जाम के ड्यूरेशन में चेक होता है। तो जो सरवाइव करता है, जो छट के फिल्टर आउट होके बाहर जाता है, वो ही एक तरीके से क्या होगा, कॉम्पिटेंट इनफ होगा। सिर्फ सिलेबस की बात नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हमेशा सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिफाई नहीं करता ये एग्जाम जो सबसे ज्यादा पढ़ता हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपने देखा होगा जो आपके दोस्त लोग हैं, रूममेट हो या आजू बाजू जो प्रिपेयर कर रहे हो भैया दीदी, वो क्या आप देखे होंगे बहुत कम पढ़ते थे फिर भी सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया भैया उनका? क्योंकि उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आपसे बेटर था। ये भी हो सकता है, इस बारे में भी विचार कीजिएगा। तो जब ऐसा कोई कंडीशन है तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका है उसे थोड़ा सा बेहतर बनाना है। हमें इन चीजों को ऑप्ट नहीं करना है, पहली चीज। साथ ही साथ यदि कोई प्रॉपर चैनलाइजिंग वे हो सकता है, जैसे कि मेरे कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स को, जब मैं उस जर्नी में था तो मैंने कुछ कलीग्स को देखा था, उनका वेट बहुत गेन हो गया, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो गई, किसी को मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। तो क्या हुआ, वो सब के लिए हमें एक आउटलेट चाहिए। थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, यदि कोई जिम में इंटरेस्टेड है जिम जाइए, ठीक है। आई नो बिजी है, आई नो, क्योंकि बहुत टफ होता है इतने टफ रूटीन में, बिजी रूटीन में किसी और चीज को समय देना। और यदि कई बार हम देना चाह रहे हैं तो डर के मारे नहीं देते, यार पापा का इतना पैसा लग रहा है कैसे जाऊं जिम। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ओवरऑल हेल्थ के बारे में सोचना होगा, तभी आप इस एग्जाम के लिए एक सही कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बस बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल हेल्थ में मैं आपसे बोलता हूं, फिजिकल हेल्थ को कवर करिए, मेंटल हेल्थ को कवर करिए, इमोशनल हेल्थ को कवर कीजिए। और जब ये तीनों का सही बैलेंस होगा तभी और तभी आपका पेपर में सही संयम बना रहेगा, पेशेंस बना रहेगा, परसिवरेंस से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, तुरंत आते हैं अपन सिलेबस में और कंटिन्यू करते हैं ऑफेंसेस यानी अपराध। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है अपराध का वर्णन करना। क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि हमने कोई कानून बनाया है और उसका उल्लंघन किया गया, किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया, तो हमें क्या करना चाहिए, एक सजा या पनिशमेंट डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। उसी के बेसिस में तो कोर्ट क्या करेगा, पनिश किया जाएगा। तो जो सारी सजाएं हैं 65 से लेकर 67 तक है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं टैंपरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी जो कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट है या प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे एक कोड लिखा गया है, उसे कहते हैं कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यदि हम उस सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, उस कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करेंगे, क्यों छेड़छाड़ किए? नुकसान पहुंचाने की मंशा से, जबरदस्ती उपद्रव करने के लिए, इन सब किसी भी मंशा से हमने छेड़छाड़ की तो क्या किया जा सकता है? हमें सजा मिल सकती है 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन। नॉर्मली ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये 1 लाख 2 लाख रुपए वाली चीज मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली आप देखोगे इस पूरे के पूरे आईटी एक्ट में, ठीक है, इस पूरे के पूरे आईटी एक्ट में यदि नॉमिनल ऑफेंस की गई है, नॉमिनल ऑफेंस मतलब कि आप नॉमिनल ऑफेंस अभी देखेंगे आगे, ऑफेंस समझ में जाएगी, यानी कि कम ऑफेंस की जाती है तो इसमें जो पेनल्टी लगेगी वो 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे अपराध बढ़ता गया तो ये 3 ईयर से 7 ईयर तक हो जाएगा और 1 लाख से ये 10 लाख रुपए तक का हो जाएगा। तो यदि कोई अपराध नॉमिनल है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन रहेगा, और थोड़ा सा ज्यादा किया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सरकारी, एक गवर्नमेंट कंप्यूटर है, गवर्नमेंट कंप्यूटर से कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज चुरा लिए, नॉर्मल है। कोई बहुत बड़ा मैंने सरकारी कंप्यूटर को हानि नहीं पहुंचाई, सरकारी सर्वर को इंटेंशनली खराब नहीं करने दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या पनिशमेंट होगी? 3 साल
या 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, या दोनों भी हो सकती है। अब यदि मैं सोर्स कोड के साथ खेल रहा हूं, टैंपर कर रहा हूं उसके साथ, तो वो थोड़ा सा बड़ा अपराध रहता है। इसीलिए 1 ईयर की जगह यहां पर बेसिकली 3 इयर्स और 2 लाख रुपीस तक का फाइन है। क्यों 2 लाख दिया गया? ताकि कंपनसेशन भी हो सके। नॉर्मली आप देखोगे मैक्सिमम जो लाइट ऑफेंस है वो कितनी है? 3 इयर्स प्लस 1 लाख रुपीस फाइन। ये सबसे कॉमन जो पेनल्टी दी गई है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, छोटी मोटे अपराधों के लिए यही दी गई है। नेक्स्ट आप देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अपराध किया गया, कोई पर्सन इंटेंशनली की जाएगा, तो क्या है? अपराध। अपराध का वर्णन नहीं किया है, मतलब लाइट अपराध है, तो क्या होगा? 3 इयर्स और 1 लाख रुपए तक की नॉर्मल पेनल्टी। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है। 1 लाख रुपए यदि मैंने बोला तो ये जो रहती है ये नॉर्मल या लाइट फॉल्ट के लिए, लेकिन क्या यहां पर अपराध का वर्णन है? नहीं है। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से जो क्वांटम है बढ़ा दिया गया है। तो यदि कोई पर्टिकुलर अपराध दिया रहता तो उस केस में यहां पर 1 लाख रहता, लेकिन यहां पर कोई भी अपराध को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसलिए 5 लाख रुपए की लिमिट दी गई है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट आप देखिएगा, अब देखिए, अब ये देखिए सेक्शन 66A है। ये सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर चुका है। उसके बाद इस सेक्शन को आज की डेट में डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इस पूरे के पूरे आईटी एक्ट में ये 66A नहीं है। ठीक है, प्रश्न ये आता है फिर क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कई अदर पीएससी में, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। आप किसी को गलत मैसेज सेंड कर रहे हो, ऐसे मैसेज कर रहे हो, तो आपत्तिजनक मैसेज, वो प्रॉब्लमैटिक मैसेज के लिए आपको पनिश किया जा सकता है। अब देखो इसमें ऑफेंसिव की जो परिभाषा है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन की गई है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वाले केस में 2015 में एक केस गया था, श्रेया सिंघल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया हम इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिएगा ये कैसे, इस आपत्तिजनक मैसेज को कैसे डिफाइन किया गया है कि वो अनोयंस, इनकन्वीनियंस, उसके बाद आप देखो हेट्रेड, एनमिटी, इलविल, गलत इच्छा से भेजा गया, इतने ब्रॉड टर्म्स लिखे गए हैं। इस मंशा से यदि कोई मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, या फिर हमने बस फॉरवर्ड किया ये जानते हुए कि ये एक गलत मैसेज है, तो क्या किया जा सकता है? 66A के अंदर हमें यहां पर गिल्टी माना जा सकता है। और देखो यहां पर फाइन नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि क्या है, कैसा मैसेज है, किस एक्सटेंट तक का डैमेज है, वो यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है। और 3 साल जो आमतौर पर सजा दी गई है वो मेंटेन की गई है। बात समझ में आई? इसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेस, यानी कि कोई चोरी किया हुआ कंप्यूटर रिसोर्स जो है या कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, चोरी किया हुआ डिवाइस हमने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या यह बहुत बड़ा अपराध है जिससे बड़े लेवल पर कोई परेशानी आएगी? नहीं आएगी। इसलिए इसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा? वही 3 साल, और पेनाल्टी यहां पे ज्यादा रहेगी कि कम? चोरी ही हुई है भैया, तो 1 लाख रुपीस की पेनाल्टी दी जाएगी। आमतौर पर कम अपराधों के लिए यही दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर, या फिर हम चीजों ने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है, बायोमेट्रिक प्रिंट आ गया, मैंने किसी को बेहोश करके बायोमेट्रिक प्रिंट यूज किया उसका। डीएससी की जो प्राइवेट की थी, मैं आपको दिखाया था यूएसबी, उसको लेकर मैं फ्रॉडेंटली साइन कर दिया। तो ये जो है मैंने उस पर्सन की आइडेंटिटी को चुरा के उसका ऑथेंटिकेशन किया है, ये क्या होगा? ये भी जो है माइनर ऑफेंस माना गया है। 3 ईयर प्लस 1 लाख रुपीस फाइन। अब देखिएगा कोई ऐसा किसी के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, सर इसकी वजह से ज्यादा डैमेज हो गया तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर जो पेनल्टी रहेगी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो इस
अधिनियम इस सेक्शन के अंदर चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी दूसरे सेक्शन के अंदर चार्ज किया जाएगा। जब हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट किया गया, मतलब कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आइडेंटिटी थेफ्ट ही, इसकी वजह से कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे इंपर्सोनेशन, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि मैं किसी और के नाम से बात कर रहा हूं, ऑफिशियली डील कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, वही सजा देखो 3 इयर्स और 1 लाख रुपीस। इंपर्सोनेशन हो गया, चाहे आप उसकी आइडेंटिटी डिजिटल थेफ्ट कर लो, ये सारे में 3 इयर्स और 1 लाख रुपीस का फाइन है। नेक्स्ट आप बात करोगे किसी की प्राइवेसी का, निजी जिंदगी में आप हस्तक्षेप कर रहे हो तो क्या होगा, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, 3 ईयर और यहां पर 2 लाख रुपीस फाइन। प्रश्न समझ रहे हो 2 लाख क्यों आ गया, क्योंकि जो प्राइवेसी है वो एक संविधानिक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, इसे एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जब आप प्राइवेसी की बात करते हो तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा मैटर चले जाता है कुछ निजी फोटोग्राफ्स के जरिए, निजी वीडियोस के जरिए, निजी कॉन्वर्सेशंस में जो बातचीत हुई हो उनको लीक करने का। तो ये जो निजी वाले मामले हैं इन्हें एक हायर ऑफेंस माना जाता है, तो पेनल्टी यहां पर ज्यादा लगाई गई है। ठीक है, अब देखो जब आप इसी में देखोगे निजी अभी लिखा है, लेकिन निजी से ये सेक्सुअल स्टफ हो गया, यौन संबंध हो गया, तो आप देखोगे पेनल्टी बढ़ जाएगी। और वहीं पर जब चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट हो जाएगा, यानी कि बालिग लोगों के यौन से संबंधित वीडियो, पिक्चर्स, ऐसा कुछ में वॉयलेशन होगा, तो आप देखोगे उसमें जो सजा है और ज्यादा डिक्लेयर की जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। क्या ये कम अपराध है कि ज्यादा अपराध? आतंकवाद का मतलब ही होता है कि टेरर को फैलाना, आतंक फैलाना, स्प्रेडिंग द टेरर, जिससे किस भी माध्यम से, जिससे लोगों की जान जाए, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो, ऐसे माध्यम से। तो यह कम ऑफेंस है कि ज्यादा ऑफेंस है? बहुत बड़ा ऑफेंस है। इस वजह से आप देखोगे यहां पर जो पनिशमेंट है बहुत ज्यादा दी जाएगी। सबसे पहले आप समझो कि साइबर टेररिज्म को डिफाइन कैसे किया गया है। तो साइबर टेररिज्म का मतलब वही होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाए, यानी कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता और सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करे, वो क्या होगा, कैसे करेगा, टेरर फैला के, आतंक फैला के वो करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप यदि देखोगे तो आर्टिकल नंबर 19 में कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं? ये सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसी के बेसिस में टेररिज्म के एक्ट को डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए किसी भी भारत की सुरक्षा, इंटीग्रिटी को हानि पहुंचाए। दूसरी चीज, भारत की सुरक्षा पर प्रश्न उठे। तीसरी चीज, हमारे मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ हमारे संबंध को हानि पहुंचे, किसी दूसरे देश ने हम पर कुछ भरोसा करके दस्तावेज हम पर रखाया था, उसे इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से ले लिया। फ्रेंडली रिलेशन विद फ्रेंडली नेबर्स, किसी भी देश के साथ हमारे जो संबंध हैं, मित्र वाले संबंध हैं, वो खराब हुए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुए, समाज में जो शांति बैठी है वो खराब हुए। ये सारी जो लिमिटेशन है ये आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारी की सारी जो लिमिटेशन है 6, ये आर्टिकल 19 में ही दी गई हैं। और इन सब चीजों में यदि कहीं पर भी किसी ई माध्यम के जरिए पहुंचाया गया हार्म, जो ये सारी चीजें डैमेज कर रही हो, या फिर कोर्ट का कोई अपमान किया जाए, पब्लिक लेवल पर किसी मतलब इंडिविजुअल लेवल पर किसी को डिफेम किया जाए, या तो समाज में अपराध करने की मंशा से को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे सब काम यदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे तो वो साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इनके माध्यम से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में आप बोल सकते हो क्या क्या हो सकता है, किसी की
हेल्थ को डैमेज पहुंच सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा जा सकता है, या फिर कोई भी जो सामाजिक सोशल सर्विस है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस की सर्विस हो गई, जैसे कि हेल्थ सर्विस हो गई, ये सारी सर्विस में क्या हो, हानि पहुंचे, ये सारी सर्विसेज रुक जाए, तो वो सब क्या आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। अब ई के माध्यम से कैसे की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को आप एक्सेस ना कर पाओ, आज के जमाने में आप चालान भरते हो, किसके जरिए होता है, कंप्यूटर के जरिए होता है। जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कैसे कंट्रोल हो रही हैं, कंप्यूटर के जरिए। मेट्रो, जितनी भी ट्रेन चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम से। यदि कंप्यूटर में कोई खराबी आती है तो क्या पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है वो खराब हो जाएगा। यदि बैंक के हम कोर सर्वर पर अटैक कर दें तो क्या बैंकिंग सही तरीके से, बैंकिंग की सेवाएं चलेंगी, नहीं चलेंगी। तो या तो आप जो भी पर्सन उस सर्विस को लेने में असक्षम हो जाए इलेक्ट्रॉनिक अटैक की वजह से, या फिर उस सर्विसेज को पूरी तरीके से रोक दिया जाए किसी भी प्रकार के एक्ट से, या फिर इंटेंशनली कोई ऐसा चीज इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जैसे कि कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर ट्रोजन, कंप्यूटर मैलवेयर, ये सब इंट्रोड्यूस करके जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसे क्या किया जाए, पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया जाए। तो ये सारे एक्ट की वजह से यदि भारत के जो हमने सारी चीजें पढ़ा, कोर्ट के सम्मान में हानि आती है, भारत की सुरक्षा में प्रॉब्लम आती है, भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा पर प्रश्न उठता है, या किसी अन्य देश के साथ फ्रेंड रिलेशंस पर खतरा उठता है, ये सारी चीजों में क्या होगा, इन सारी चीजों को एक्ट ऑफ क्या किया जाएगा, साइबर टेररिज्म कंसिडर किया जाएगा। और ऐसी चीज में क्या ये हल्का अपराध है, भैया देश की बात है, तो यहां पर फाइन वाइन की बात नहीं है, यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट, जीवन भर आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल, अभद्र कंटेंट। तो ये देखो, अभद्र कंटेंट में क्या होता है, किसी के पर्सनल फोटोज, प्राइवेट फोटोज जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं चाहता कि वो लीक हो। जरूरी नहीं होती है सारी चीजें सेक्सुअल हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए दो लोगों की पर्सनल बातें हैं जिसमें वो एग्री नहीं करता कि वो पर्सनल लेवल पर लीक होनी चाहिए। सिंपल सी उसके घर की कुछ निजी फोटोज, उसके बच्चे की कुछ पिक्स हो गई जिससे उसके बच्चे की सुरक्षा पर प्रश्न उठ सकता है। ऐसे सभी चीज इस अभद्र या ऑब्सीन कंटेंट में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। ज्यादातर इसका मतलब सेक्सुअल कंटेंट से, प्राइवेट पार्ट्स शो आउट करने से ही किया जाता है। अब इसमें जो है, क्या ये हल्का अपराध है, नहीं, क्योंकि प्राइवेट की जो डिग्निटी है इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, गरिमा पर प्रश्न उठ रहा है, साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी पर भी प्रश्न है। तो क्या होगा, यहां पर जो सजा मिलेगी सबसे पहले 3 साल की ही, लेकिन जो फाइन रहेगा जो हमने पढ़ा 1 लाख रुपए से तो ज्यादा रहेगा। तो या तो 2 लाख होगा, या तो 3 लाख होगा, या 5 लाख। तो इस केस में 5 लाख का फाइन दिया गया है। लेकिन ये फिर से मान लो किसी ने किया तो 3 साल की जगह 5 साल का जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, यौन संबंधित जो एक्ट करते हुए कोई वीडियो, कोई इमेज या कुछ इस तरीके का ट्रांसमिट करना, स्टोर करना, सारी की सारी चीज क्या है, अपराधजनक है। क्या ये लाइट एक्ट है कि मतलब मोरली खराब एक्ट है? तो इसे 3 साल की जगह यहां पर देखो सजा बढ़ गई 5 साल, और यदि सब्सिक्वेंट लेवल पर करोगे तो 5 साल की जगह 7 साल हो गई, और यहां पर देखो स्टार्टिंग से ही 10 लाख रुपए का फाइन। बच्चों के संबंधित रहेगा तो यही फाइन 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा, और ये 5 साल 7 साल वाला जो है यही मेंटेन किया जाएगा। प्रश्न ये उठता है, सर यदि सेक्सुअल कंटेंट का एक सेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है और बच्चों और अडल्ट में यदि ये क्राइम किया गया है, दोनों में जो अपराध है, दोनों अपराध में जो पनिशमेंट सब्सक्राइब की गई है एक ही की गई है। ठीक है, 5 ईयर स्लैश कितना, अभी देखा ना, इंप्रिजनमेंट 10 लाख रुपीस का। ठीक है,
उसके बाद 7 ईयर / 10 लाख, ठीक है, दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी और अडल्ट के लिए भी। जब ये चीज है तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन क्यों बनाया गया? अलग प्रोविजन बनाने का कारण इसलिए है क्योंकि भारत में एक और एक्ट है जो हालांकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली डील करता है। और बच्चों के केस में यौन संबंधित यदि कोई भी एक्ट किया गया है तो उसके लिए थोड़े से कड़े कानून हैं, ठीक है, इस वजह से इसे सेपरेट एक्ट में मेंशन किया गया। इनफैक्ट पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस फ्रॉम चिल्ड्रन एक्ट 2013, ऐसा कोई एक्ट है जो स्पेसिफिकली बच्चों से संबंधित जो भी ऐसे ऑफेंस होंगे, सेक्सुअल ऑफेंस, उसे डील करता है। आईपीसी में भी पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस हैं जो बच्चों के ऑफेंस के बारे में डील करता है। तो यदि कोई भी सेक्सुअल कंटेंट है जो बच्चों का है, उसे ज्यादा टफ तरीके से डील किया जाता है और यहां पर ज्यादा कड़ा कानून लागू होता है। इस एक्ट के अंदर भी आप देखोगे तो यहां पर यदि कोई बच्चों को ऑनलाइन एब्यूज करने में मदद कर रहा है, किसी की, उसका कंटेंट मात्र स्टोर भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या किसी भी माध्यम से बच्चों के यौन संबंध से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है उसके पास, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे क्या किया जाता है? एक बड़े अपराध के रूप में किया जाता है और हार्शर पनिशमेंट के लिए पुश किया जाता है। भले ही जो मैक्सिमम पनिशमेंट इंस्क्राइब्ड है वो सेम है, लेकिन यदि आप देखोगे जो कोर्ट की रूलिंग्स रहती है वो क्या रहती हैं? बच्चों के क्राइम के लिए ज्यादा दी जाती है, ठीक है। ये जो थी ये सारी पनिशमेंट्स की बातें थी। अब अगला वीडियो जो मैं आपको बताया कल सुबह अपलोड करूंगा मैं 9 बजे शार्प, उसमें हम जितने भी बचे कुचे प्रोविजंस हैं उसको हम डील करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो था, बाकी प्रोविजन जरूर रिवाइज करते रहिएगा। कुछ कुछ हो सकता है, देखिए कंफ्यूजन हो, 3 इयर्स 2 इयर्स, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग चीज है, मैं भी 1-2 बार कंफ्यूज हो जाता हूं, जबकि मैंने तो पढ़ा इसे 3-4 बार, फिर भी कंफ्यूज हो जाता हूं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में क्लासिफाई करके रखना है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं माइंड मैप जल्दी से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे आप ये सब जल्दी आप रिवाइज कर पाएं और इजिली इसे याद कर पाएं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।